हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं एक नए अध्याय का, एक नए यूनिट्स का। यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की। क्लियर? एक छोटा सा अपडेट भी दे देता हूँ। अभी हाल ही में यूजीसी नेट सीएसआईआर दिसंबर का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मे बी चांसेस हैं हमारे इस एग्जाम का, जो दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है 2025 का नोटिफिकेशन भी मे बी 2 या 3 दिन में आने की बहुत हद तक संभावना है। तो अब आप लोग बिल्कुल अपना समय व्यर्थ मत करना कहीं पर भी। जो भी क्लासेस हम कर चुके हैं, आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी चौथी यूनिट चल रही है, सॉरी 5वीं यूनिट चल रही है। एक चौथी यूनिट हमारी मैथ है जिसकी 6 क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें हम 2 से 3 टॉपिक क्लियर कर कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ भी बहुत जल्दी अब स्पीडली बढ़ेगी। मुझे जितना समय अपने लिए लेना था, जितनी भी मुझे बंक मारना था, मैं मार चुका हूँ। मेडिकल कंडीशन थी, मेरी वजह थी वो सब लेने की। मुझे 2 से 3-3 दिन के लिए बाहर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं रिकवर हो चुका हूँ पूरी तरीके से, और अब हम पूरी तरीके से एक स्पीड में डेडिकेटेड होकर, समझ रहे हैं ना? डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे। मैं अपना 200% दूँगा, आप भी अपना 400% देंगे। मैं 100 की बात ही नहीं करता। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कल को आप जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है? रिसर्च कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो रिसर्च में भी काम आती हैं। क्लियर? तो वो निकल के आ जाएँगे एक-एक करके चीज़। कुछ इसमें आईसीटी का पार्ट है, जैसे मॉक्स वगैरह हमारे जितने मैंने हायर एजुकेशन में बहुत सारे मॉक्स आपको बताए थे, वहाँ मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। यहाँ हम मॉक्स को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ज जो कि टीचिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे जितने भी मॉक्स होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन ओपन, पता है ना? सब जितने प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, सभी को हम इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी पहली जो चीज़ होती है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन सबके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के दृष्टिकोण से। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। पेपर 1 में हम लोग 3 यूनिट कर चुके हैं। आईसीटी, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मैथ रनिंग में है, और ये आज से हमारी जो नई यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, या जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं शिक्षण अभिवृत्ति, जिसका आज प्रारंभ हम पहली क्लास से करेंगे। और किसी भी परीक्षा की तैयारी, किसी भी अध्याय को पढ़ने से सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है, वह होती है उस परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस कह लीजिए। तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। एक टॉपिक भी हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। और जो पहली बार आए ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ बैच उदयपथ के माध्यम से मैं आपको अपने इसी राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कराऊंगा। ये आप निश्चिंत रहिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए, तो प्रारंभ करते हैं हम अपने इस अध्याय को। थोड़ा सा बस चलिए डिस्टर्ब हुआ था, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग अभिवृत्ति क्या होती है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार वो सिलेबस देखें, वह सिलेबस देखेंगे जो यूजीसी ने हमको दिया। देखो, चीजें उस सिलेबस के इर्द गिर्द ही होती हैं। कुछ चीजें करंट से पूछ ली जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्निक पे आधारित होती हैं, नवाचारों पर आधारित होती है। एनईपी 2020 में जितने भी हमारे पास इनिशिएटिव्स लागू किए गए उसके आधार पर होती हैं। तो कुछ-कुछ न्यू-न्यू टॉपिक्स अलग से तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली यूजीसी ने वो मेंशन नहीं किया सिलेबस, परंतु वो पूछे जाते हैं। सॉरी, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, परंतु वो इनडायरेक्टली उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। जब आप उसको जब वज्र बृहद रूप में विस्तार से जब आप उसको जब एक्सप्लेन करके उन सभी को टॉपिक्स को देखोगे ना, तो आपको कि यार ये जो पॉइंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये उस टॉपिक का पार्ट है, सिलेबस में लिखा है। ठीक, तो क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम पाठ्यक्रम से। इससे पहले एक और बात, पीपीटी चल रही है, तो ये मत सोचना कि हमें सिर्फ मूक दर्शन की भूमिका में रहना है और पढ़ना है। नहीं, आपको एक एक्टिव लर्नर की भूमिका में आना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एक्टिव लर्नर कह लीजिए या एक्टिव स्टूडेंट्स कह लीजिए। और एक्टिव लर्नर का सबसे पहला होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी, ये सारी चीज़ें इस सब में पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और मुझे कैसे पढ़ाना है। ये दोनों ही चीज़ हम सीखेंगे इस यूनिट। क्लियर? बातों का बुरा मत मानना, बट आपके लिए जो आवश्यक है ना,
वो बताता जाता हूँ मैं। तो प्रारंभ करेंगे हम, पहले सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो ये आपके पाठ्यक्रम की कुछ जो लाइनें जो यूजीसी ने अपने सिलेबस में मेंशन की है, मैंने ए टू ज़ेड उनको कॉपी किया है। ठीक है? पहली क्लास से बता रहा हूँ, सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, यूजीसी ने अपने सबसे पहले इस सिलेबस में क्या बात कही है? चलिए, वो अपन पेन चुन लेते हैं, ये रख लेते हैं, ठीक है? चलिए, यूजीसी ने अपने जो पहले सिलेबस में क्या कहा है? टीचिंग की बात की, शिक्षण की बात की गई। अभी समझेंगे, क्या लिखा है पहली यूनिट में इन्होंने? इन्होंने लिखा है कॉन्सेप्ट, टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है? ये देखिए आपको दिख रहा होगा। टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? अर्थात टीचिंग का उद्देश्य क्या है? उसकी कॉन्सेप्ट या उसकी डेफिनेशन कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, शिक्षण से तात्पर्य क्या होता है? ठीक है? लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों भी हम समझ लेंगे। देखिए, इनको अलग से पढ़ने की इन दोनों चीज़ों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट है ना, हर एक टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। जब आप लेवल्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को थोड़ी-सी समझ में पड़ेगी। जब आप इनके उद्देश्य पढ़ोगे, जब इनकी आप परिभाषाएँ पढ़ोगे, जब आप इसके मॉडल्स आप जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे, देखिए जैन पियाजे का मॉडल्स पढ़ बहुत सारे ऐसे-ऐसे मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। शुरू की क्लासेस बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग आज की क्लास शायद मज़ा आएगा, कल की क्लास में भी मज़ा जब मॉडल्स आप जब पढ़ोगे, तो थोड़ी-सी बोरियत महसूस क्यों? मॉडल्स करते ही परेशान। हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, वहाँ भी हमें ऐसा ही लगा था। क्यों? नेचर ही ऐसा है। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें पढ़ने में परेशानी होती है हम सब, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे। और क्या है ना, अब इसमें जब लेवल्स हम कौन-कौन से लेवल्स पढ़ने वाले हैं, ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हम आज टुडे की क्लास में अपनी मिसी में देखेंगे। इन सभी को तीनों के तीनों जो लेवल्स हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चरित्र क्या है भई? इसको हम क्या कहते हैं? लक्षण कह लीजिए और कुछ बुनियादी आवश्यकताएँ होती हैं, वो सब की सब हम बातें करेंगे। ये आपका हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना? सेकंड लिखी इन्होंने शिक्षार्थी की क्या-क्या विशेषताएँ, जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, ये भी हम समझेंगे। जैसे कि हम अलग-अलग लेवल्स को लेके, किशोर हो, वयस्क शिक्षार्थी, किशोर, अब किशोर पता है आपको क्या होता है? जो स्कूल एजुकेशन में होते हैं, उन सबको हम किशोर कहते हैं। वयस्क शिक्षार्थी जो आ जाते हैं आपके पूरे के पूरे हायर एजुकेशन लेवल्स पे, ये वयस्क हो चुके हैं। क्लियर? किशोर बाल एक होती अवस्था होती है, शिशु, बाल, किशोर और वयस्क या युवा कह लीजिए इसको। ठीक है? शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक मैं यहाँ बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। सबसे पहले होता है शिशु, शिशु या बाल एक ही हो सकता है, ठीक है? शिशु या बाल, जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी, यूकेजी वाले, ठीक है? फिर आते हैं आपके पास किशोर, किशोर और एक होते हैं आपके पास युवा या वयस्क, ठीक है? क्या-क्या बात की गई है? अब इसमें हम जब किशोर और वयस्क की जब विशेषताओं को पढ़ेंगे, तो उनकी क्या-क्या शैक्षणिक विशेषता है, यानी कि एकेडमिक विशेषताओं की बात की गई। सामाजिक यानी सोशल की बात की गई, इमोशनल और एक होता है संज्ञात्मक यानी कि कॉग्निटिव, ठीक है? और कुछ होती है इंडिविजुअल, जो भी इनके डिफरेंसेस होते हैं, उन सब पे चर्चाएँ करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपके पास शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री क्या-क्या है, जो टीचर और स्टूडेंट्स का टीचर और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच जो कोरिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन को कौन-कौन से कारक इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास सहायक सामग्री क्या है? जैसे कि हम लोग मैं टीचर हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हो, आप लर्नर्स हो, क्लियर? स्टूडेंट्स कह लीजिए, लर्नर्स कह सकता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोगों के बीच में जो एक कोरिलेशन, एक संबंध स्थापित हो रहा है, इस संबंध को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? ये कौन-कौन से कारण हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, अब हम लोगों के पास ऑनलाइन संचार कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, पीसी होगा, डेस्कटॉप होगा, टैबलेट होगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जो भी आपके पास गैजेट होगा। मेरे पास यहाँ पे कैमरा लगा हुआ वेबकैम लगा हुआ है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास एक पेन टैब है,
मेरे पास लाइटिंग के सोर्सेज़ हैं, मेरे पास साउंड के लिए एक माइक लगा हुआ है, तो कुछ मेरे पास लगभग 5, 6, 7 अच्छे-अच्छे मेरे पास गैजेट रखे हुए हैं। इनमें से कोई-सा भी एक गैजेट यदि डिफेक्ट कर जाएगा, तो क्या होगा? हम दोनों के बीच जो कोरिलेशन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। हम बैरियर्स पढ़ चुके हैं, अच्छे से याद रख लेना। हम बैरियर्स पढ़े, कम्युनिकेशन में हमने बैरियर्स पढ़े हैं, आईसीटी में हमने बैरियर्स पढ़े हैं, बहुत सी जगह हमने कुछ बैरियर्स की चर्चा की थी। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? डिटेल से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहना, बहुत प्यारी यूनिट है यार, बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बहुत प्यारी यूनिट है, अच्छे से पढ़ के समझना है बस, ठीक है? चलिए, और क्या बात की गई यहाँ पे? कुछ मेथड्स, टीच की ये बहुत बढ़िया है, टीचिंग के मेथड्स या विधियाँ कह लीजिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण की विधियाँ। अब इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक होता है शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड कह लीजिए, स्टूडेंट सेंटर्ड कह लीजिए। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो टीचर को सेंटर्ड में रख, जहाँ टीचर सेंटर में होता है, ताकि लर्नर उसके लर्नर सब पार्ट कह लीजिए आप, मुख्य भूमिका में कौन रहता है? टीचर रहता है। जैसे कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा है। क्यों? यहाँ सिर्फ़ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और आपकी भूमिका क्या है? एक श्रोता के रूप में, एक लर्नर्स के रूप में है। परंतु आपकी इफ़ेक्टिव भूमिका नहीं, क्यों? क्योंकि आप मुझसे यहाँ तुरंत संवाद नहीं कर सकते। आप मुझसे यहाँ इफ़ेक्टली आप यहाँ मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जब स्टूडेंट सेंट लेकिन मैं आपको जो इसमें से अब देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाने का मेरा तरीका हो सकता है। मैं आपको बीच-बीच में एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, कुछ हँसी-मज़ाक की बातें कर लेता हूँ, कुछ आपके लिए मोटिवेशन वाली लाइनें बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कुछ एग्ज़ाम या हमारे पाठ्यक्रम से हट के भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? मैं आपको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। क्लियर ना? अब ये भी एक टीच अब हम जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी तरह से टीचिंग भी नहीं। क्यों? आपके पास ऑनलाइन माध्यम है, आप यूट्यूब पर आते हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो। तो ये आपके ही ध्यान में रखकर ये कह सकते हैं आप लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है एक तरह की, मेथड है। क्यों? आपकी सुविधा के लिए आप जब चाहो ये वीडियो क्लासेस देख सकते हो। आपको रात को 1 बजे देखना है, सुबह 4 बजे देखना है, सुबह 10 बजे देखना है, शाम को 11 बजे देखना है, रात को 2 बजे देखना है, ये आप पे निर्भर करेगा। आपको जब भी समय मिलेगा आप देखोगे। अब आपके लिए ये बाध्यता नहीं है कि आप सुबह 10 बजे आकर ही ये क्लास वॉच करोगे, बस। इसके बाद आपको नहीं, बिल्कुल बाध्यता नहीं है ये। तो ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक-एक करके डिटेल से इन सभी को एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन विधियाँ होती हैं, ठीक है? ऑफलाइन में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ऑनलाइन में हमने स्वयं प्रभा मैंने अभी जस्ट हायर एजुकेशन में पिछली लास्ट क्लास में समझा हायर एजुकेशन की। इससे पहले की जो लास्ट क्लास थी वो हायर एजुकेशन की हमारी लास्ट क्लास थी। उसमें हम सब ने ये समझा है स्वयं प्रभा, मूक्स, इसमें भी हम डबल से पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। वही का वहीं पढ़ लेना, यहीं की ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। क्लियर? स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है? ये सब के सब ऑनलाइन मेथड्स हैं। जैसे कि हम स्वयं पे ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज़ लेकर आए हैं, प्ले स्कूल्स के लिए सॉरी जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? एकेडमिक एजुकेशंस के लिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन पे फ्री डीटीएच के माध्यम से सुविधाएँ दे रहे हैं। साथ ही ऐप है आपका, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं चीज़ें। अगला क्या बात कही गई है? अगली बात कही गई टीचिंग सपोर्ट सिस्टम सॉरी हाँ, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। शिक्षण में कौन-कौन सी ऐसी सिस्टम्स होते हैं या प्रणाली कह दीजिए सपोर्ट सिस्टम, जो हमारे शिक्षण को बहुत बेहतर कर सकते हैं? ये जो चले आ रहा है, जैसे कि एक होता है आपके पास ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल्स क्या है? आपको जाना पड़ेगा, ऑफ़लाइन क्लासेस में अटेंड करना पड़ेगा, वही मेथड चलेगा, समझने पे ज़्यादा वहाँ चीज़ रटने पे ज़्यादा बात की जाएगी। अलग-अलग लेवल्स पे जब हाई लेवल पे जाते हैं तो हम रिसर्च लेवल पे जाते हैं तो फिर मेटाकॉग्निशन अब ये कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन सब विस्तार से पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। निश्चिंत रहिए आप, इसमें ह्यूटागोजी, एंड्रोगोजी ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर निश्चिंत रहिएगा। और एक और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली कह लीजिए। अर्थात मूल्यांकन के इसमें तत्व हम पढ़ेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन। हमने एक एबीसी की बात की थी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात की थी, एनसीएफ की बात की थी हमने। ये सब हम पढ़ चुके हैं हायर एजुकेशन में, उसी से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी
तो एक होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षण, सीबीटी टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कैसे चेक हो रहा है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कह लीजिए, परीक्षण या सीबीटी वही है उसका फुल फॉर्म, ठीक है? क्लियर? मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार, कुछ इनोवेशंस भी होते हैं, ठीक है? पीएसएससी को लेके जो विवाद हुआ था, आपने अगर करंट्स में देखा होता, तो उसका मसला यही था, नवाचार की ही बात कही जा रही थी। किस तरह से उसमें इनोवेशन और उसको बढ़ाया जाए, ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर, किन चीज़ों को छोड़कर? ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर आप एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप किया है? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जब होगा हमारे पास, उससे क्या होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। इससे क्या होगा? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच एक हेल्थी रिलेशन बने। किसी भी संबंधों के बीच या किसी भी 2 लोगों के बीच एक हेल्थी रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, पति-पत्नी हो, प्रेमी-प्रेमिका हो, फादर बच्चे, कुछ भी हो, सभी के बीच अगर 2 ऐसे सिस्टम्स आपके बीच हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सभी के बीच में एक हेल्थी रिलेशनशिप का होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा होता क्या है, सब क्रैश हो जाता है सब साथ वरना। आपको टीचिंग समझ में नहीं आएगी, मैं आपको टीचिंग समझा नहीं पाऊँगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएँगे। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बिला-बिला जो भी आपकी सारी चीज़ें। क्लियर? ये समझ में आ रहा है इतना? सिलेबस सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है। पीपीटी तो मिलेगी ही, परंतु आप कितने एक्टिव होकर इन चीज़ों को सीखते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्व। आई अंडरस्टैंड, सॉरी यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आपको? देखने से काम नहीं चलेगा। आँख, नाक, कान खुले रखना पड़ेगा। 2 महीने का समय बचा है ले दे के कुल मिला के, और हमने जो प्रारंभिक लक्ष्य रखा था अक्टूबर में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, परंतु मेरी ये सर्जरी के कारण हम लोग थोड़ा डिले हुए। बिल्कुल आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उस सब के लिए। अब हम कोशिश करेंगे, देखते हैं हम कब तक कंप्लीट कर पाते हैं। कंप्लीट तो मैं करा दूँगा 1 महीने में 6 यूनिट कंप्लीट करा दूँगा आप सबको। पर मैं नहीं चाहता यार कि वो भागम-भाग वाली पढ़ाई ना मुझसे होगी भी नहीं। मैं वो अन्याय नहीं करना चाहूँगा। मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करूँगा, अन्यथा जो यूनिट बचेंगे मैं कहूँगा आप किसी और सोर्स से, मेनली मेन यूनिट तो मैं कराऊँगा। जैसे कि 2 यूनिट है आपके पास, डाटा इंटरप्रिटेशन और एनवायरनमेंट। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा और मैं कराऊँगा भी, मैं ये मना नहीं करूँगा कि मैं नहीं कराऊँगा। परंतु अगर आपके पास समय मिले ना, ये 2 यूनिट आप जैसे कि मैथ हमारी चल रही है तो डीआई आप देखते रहो कहीं और। क्योंकि मैथ सीख ली, डीआई आसान हो जाएगा। एनवायरनमेंट ऐसा है, आप पीवाईक्यूज़ लगाओ ना उतने पर्याप्त है, मैं तो बताता हूँ। न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं, आप उसके लिए आप मेन चीज़ होती है सबसे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चर्चाएँ करते रहेंगे, बीच-बीच में जो भी चीज़ें आएँगी मैं बताता रहूँगा, उसके लिए ज़रूरी है आपके पास जो-जो क्लासेस डेली अपडेटेड आती हैं उनको देखते रहें, ताकि कोई भी अपडेट ना छूट जाए, क्लियर? चलिए, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। ये। अब समझते हैं आखिरकार टीचिंग होती क्या है? थोड़ा-सा मैं ज्ञान दूँगा, आप थोड़ा-सा ज्ञान ले लेना, प्रवचन टाइप का लगेगा सुनने में, तो मज़ा बहुत आएगा। क्यों आएगा मज़ा? क्योंकि जो व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं ना आगे चल के, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है कुल मिला के। जो व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत ही प्यारी यूनिट है। बहुत शानदार, बहुत मज़ा आएगा उन सबके लिए। देखो, क्या कही गई? एक बार पढ़ दूँ मैं? फिर मैं अपने हिसाब से समझा दूँगा। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ, एक योजनाबद्ध होती है, अर्थात एक प्लान, अच्छा यहाँ लिखा है, पर्पसफुल कह लीजिए, प्लान्ड कह लीजिए, और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है, जिसमें शिक्षक क्या करते हैं अपने ज्ञान, जैसे कि मैं अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने कौशल के आधार, 3 चीज़, एक तो नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ये तीनों वर्ड है ना, अच्छे से याद रखना है इनको। देखिए ये लिखा होगा यहाँ पे कहीं इंग्लिश में भी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ठीक है? नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड टू लर्नर्स। अब मैं जो आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, समझते चलते हैं। मैंने एक दिन में तो हासिल नहीं किया है।
मैं आपको जितने भी एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जितने भी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरे कई सालों का नॉलेज है जो मैंने संग्रहित करके रखा है। ये ज्ञान मेरे कई सालों का अनुभव है, इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मेरा किताबी ज्ञान हो सकता है, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उन सब का निचोड़ ही मैं आपको दे रहा हूँ। एंड एक बात की गई है स्किल्स की, यहाँ पे कौशल। अगर मुझे अपने इस नॉलेज को सही से एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, एक्सप्रेशन नहीं कर पाऊँगा मैं अपने का, तो मैं खुद ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपको 1% भी समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, और एक्सप्लेन का तात्पर्य ये सही नहीं होता कि आप कुछ भी बकते जाओ, वरना नेटवर्क मार्केटिंग वालों से बेहतर एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। एक दिन में करोड़पति बना देंगे आपको वो, है ना? तो हम टी इसमें क्या बात की गई है, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने कौशल को शिक्षार्थियों तक पहुँचाना। साथ ही शिक्षार्थियों का, अब इसमें एक लाइन मिस है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, हाँ, यहाँ होना चाहिए था वो लाइन। साथ ही शिक्षार्थी भी शिक्षण की इस प्रक्रिया में इफेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। समझेंगे आगे करके, समझ आ जाएगा आपको। ये जो यूनिट है ना, रटने वाली यूनिट नहीं है, पहली बात तो याद रखें। कुछ फैक्ट याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्ट पे आएँगी, यहाँ से क्वेश्चन्स आपके बने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं यहाँ से। क्यों? कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, थ्योरी इनको बोरिंग लगने लगती है। क्यों? फैक्ट की आदत होती है, अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो चलो भैया रट्टा मारो, फैक्ट याद करो। यूजीसी नेट पेपर 1 आप पेपर 2 तो आप रट लोगे, फैक्ट याद कर लोगे, पेपर 1 में रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा आपको हायर एजुकेशन रट लो, आईसीटी रटना प्लस समझना, दोनों उसमें। टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, और ये तब होगा जब आप आपकी भूमिका को इफेक्ट समझ में आ रहा है? पार्टिसिपेट करोगे। और वो पार्टिसिपेट तब आएगा जब आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। आप पेपर 2 में कितना ही स्कोर ले आना, लेकिन जब तक पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही नहीं करोगे, जीआरएफ भूल जाना। मैं रिजर्व कैटेगरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एसटी, एससी की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं यहाँ। मैं तो जनरल कैटेगरी, जनरल स्कोर की बात कर रहा हूँ। जनरल स्कोर में आपके पास 40 एंड 42 प्लस क्वेश्चन पेपर 1 में जाना चाहिए मैक्सिमम। अब यहाँ आपको मैथ भी करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना है, लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न करना है जो सर घुमा देंगे आपका। मैथ कभी-कभी क्वेश्चन बहुत जटिल आते हैं, कभी-कभी बहुत ईज़ी आ जाते हैं। डीआई ऐसा आ गया कि डीआई अगर समझ में नहीं आए तो 5 प्रश्न गए चूल्हे में। और इस अब इतना रिस्क लेने के बाद, इतना एग्ज़ाम में खराब परफ़ॉर्मेंस के बाद, अब यदि आपके पास टीचिंग में से, रिसर्च में से, कम्युनिकेशन में से अगर क्वेश्चन्स नहीं बने, तो आप कैसे सोचोगे कि हम पेपर 1 में एक बेहतर स्कोर लेकर आएँगे? नहीं आ पाएगा। तो करना क्या उन सब के लिए आपको, इस यूनिट को जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको क्लियर शब्दों में आपको बता देता हूँ। रटना बिल्कुल भी, आपको एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा अपने सारे के सारे। तो नहीं समझ में आए ना तो बोलो, लिख देता हूँ, बोलो, मैसेज करो, ठीक है? मैसेज करो, मैसेज ना करो तो क्या करोगे? कमेंट करो। मुख दर्शन बने मत रहना। ये क्लियर वार्निंग समझ लीजिए मेरी, आपका टीचर होने के नाते इसे मेरा सजेशन समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, जो आपको समझना हो ये आपकी इच्छा, ठीक है? चलिए, अब क्या बात की गई है, इसका अंतिम लक्ष्य देखिए, यहाँ पे सीधी इसमें क्लियर लिखा गया है कि शिक्षण का उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का एक समग्र विकास करना। ये क्वेश्चन आया था इस बार, लेकिन ये किससे पूछा था? ये पूछा था एनईपी 2020। ये 2000 आपके जून 2000 सॉरी
एनईपी 2020 से पूछा था इसको कनेक्ट करके। शिक्षण केवल पढ़ाना यानी कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और सार्थक बनाने का एक माध्यम है। ये पूरा उद्देश्य एक लाइन में दिया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे हम इ इस अब जो डेफिनिशन हमने पढ़ी है ना, अभी हमने जो डेफिनिशन आपको जो अवधारणा मैंने बताई है, जो मैंने आपको टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि टीचिंग क्या है, इसी को डिटेल से पढ़ना है पूरा का पूरा। एक-एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। एक-एक कॉन्सेप्ट को क्लियर पढ़ें क्योंकि एक टॉपिक के अंतर्गत उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। उन्हीं को हमको पढ़ेंगे और अपने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्दी-जल्दी निश्चिंत रहिएगा। समय कम बचा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फास्टली ऐसे पढ़ाता चलाऊँ, नहीं। मैं पढ़ाऊँगा, चाहे 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़े मुझे, मैं लूँगा। जो लेक्चर मैं 1 घंटे में कराता हूँ, मैं 2 घंटे भी लेना पड़े तो मैं लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है ना? चलिए, उद्देश्य क्या है? ज्ञान का संवहन, नॉलेज का ट्रांसमिशन अर्थात विद्यार्थियों को तथ्य, सिद्धांत और अवधारणाएँ प्रदान करना। कौन करेगा? टीचर करेगा, ऑब्वियसली। कौशल का विकास, बौद्धिक, व्यावहारिक और सामाजिक कौशल का विकसित करना। ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट कई क्लासों में समझ चुके हैं। अलग से मैं ना समझाऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सब समझते हैं यार, ये सब सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है? स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। एक चीज़ हम इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, थिंकिंग एबिलिटी यानी कि सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता कैसी होनी? विश्लेषणात्मक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, एनालिटिक, है ना? लिखा होगा इसमें कहीं इंग्लिश में। हाँ, ये देखिए, एनालिटिक की बात की गई है, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात। वैल्यू एजुकेशन की, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें लीडरशिप होने चाहिए, सामाजिक ज़िम्मेदारी विकसित करना, ठीक है? चलिए, तो ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं हमारी टीचिंग, हमारे शिक्षण के। एनईपी 2020 का ही सार है ये। हायर एजुकेशन में जो पढ़ा है ना, उसी का सार कह लीजिए। परंतु यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने अलग तरीके से पढ़ी हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन-कौन से हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग? सर, लिख लीजिए ऐसे कैसे है ना, ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए आप लोग ऑफ टीचिंग, ठीक है? शिक्षण के स्तर, ऐसे एक सेम उठा लिए ना, शिक्षण के स्तर। बढ़ें आगे अपन। देखो, कुल मिला के 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 3 स्तर शिक्षण के होते हैं। नोटेड? अब इन्हीं शिक्षणों को हम पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से अपनी स्किल रहिएगा, ठीक है? ओके? 3 लेवल्स टीचिंग के होते हैं। कौन-कौन से ये लेवल होते हैं? चलिए, देखिए, पहला जो है, ये होता है आपका मेमोरी का लेवल। किसका होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? पहला जो लेवल होता है आपका मेमोरी। अभी हमने देखा था, देखिए मैंने आपको सिलेबस में दिखाई ये चीज़, सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। ये पहला लेवल कौन-सा दिया है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कौन-सा है? एक आप इसे शॉर्ट नोट बना लीजिए एक सिंपल सा, एक होता है मेमोरी लेवल, ठीक है? इसे हम कह सकते हैं स्मृति लेवल। शिक्षण का स्मृति लेवल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शिक्षण का स्मृति लेवल। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग। अब मैं एक-एक करके इनको समझाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा आप। क्लियर? तो भाई पेन बिल्कुल होता है आपका अंडरस्टैंडिंग। ये होता है समझ आधारित, ठीक है? चलिए, इन सबसे फिर होता है एक रिफ्लेक्टिव। ये 3 मुख्यतः इसमें आपके लेबल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं चिंतनशील स्तर, ठीक है?
एक तो स्मृति स्तर हो गया आपका, समझ आधारित स्तर हो गया और थर्ड होता है आपका चिंतनशील स्तर, ठीक है? ये मुख्यतः 3 लेवल्स होते हैं। पहला जो लेवल है आपका मेमोरी लेवल, इस लेवल पे ज़्यादा फोकस होता है रटने पर, ठीक है? रटना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। मैं कर देता हूँ। किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे? रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे फैक्ट वगैरह चीज़ें अच्छे से यहाँ पे याद कराई जाती हैं। तीसरा होता है समझ आधारित, क्लियर? अर्थात कोई भी चीज़ को आप समझ के पढ़ेंगे, करना नहीं है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया है थोड़ी देर पहले, जो बात की गई है कॉन्सेप्ट वाली, समझ की, कौन-सी चीज़ें रटना है, कैसे क्या करना है। अब ये हर ऐज में अलग-अलग होता है। हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये होता है समझ आधारित। ऐसा नहीं हायर एजुकेशन से हमने रटा है। हायर एजुकेशन को समझ के पढ़ा है। उसमें रटने वाली चीज़ ज़्यादा है, परंतु हमने उसको समझ के पढ़ा है, क्लियर? इसमें होता है समझ आधारित पर स्तर होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से और बता दूँगा मैं भी, ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की। बस आप इसमें इसी में लिखा है समझ पर आधारित, यानी हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझ कर पढ़ते हैं। चिंतनशील स्तर, ये सबसे ऊपर का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कह लीजिए आप सोचने के बारे में सोचना, ये नोट कर लीजिए लाइन, सोचने के बारे में सोचना। अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप समझ तो रहे हैं, अब समझ के बारे में भी समझ होनी चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ विकसित कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक समझ होना चाहिए आपको। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ें, इतना समझ में आ रहा है? अब इसके और कुछ मैंने एक एक चार्ट रखा देखिए, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? पढ़िए ज़रा इसको। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी लेवल। देखिए, ये आपका लेवल नंबर 1, ठीक है? सबसे बुनियादी लेवल कह लीजिए या सबसे स्टार्टिंग लेवल इसको आप कह सकते हैं। ये आपका सबसे बुनियादी लेवल होता है, ठीक है? बुनियादी आपका लेवल होता ही है। सबसे पहला लेवल है, तो सबसे बुनियादी लेवल है। अर्थात अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बात की थी आपको, यहाँ पे फैक्ट की बात की जाए, ठीक है? यहाँ पे रटने की बात की। क्यों? अब छोटे-छोटे बच्चों को आप एबीसीडी रटना सिखाते हो कि नहीं सिखाते? आप 1, 2, 3 सिखाते हो, आप पहाड़े सिखाते हो, 12 का, 13 का, एक्स, वाई, ज़ेड। आप नाम लिखना और रटना सिखाते हैं। ये सब जो आता है जो लेवल, ये आता है आपका मेमोरी लेवल में, क्लियर? सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे आपको क्या क्या विकसित करनी पड़ती है, आपकी समझ का विकास होता है। आपको समझ को यहाँ पे आपका जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है आपके माइंड का, उसको यहाँ पे विकसित किया जाता है। यहाँ पे किस चीज़ की? यहाँ पे स्मृति की बात की जा रही है। यहाँ पे किस चीज़ का विकास हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे को, यहाँ पे हो रहा है आपकी स्मृति का विकास। इस लेवल पे आपका स्मृति का विकास किया जाता है। आपके अंदर आपको याद करने की आपकी जो मेमोरी है ना, इसका विकास किया जाता है कि बच्चे उस चीज़ों को याद कैसे करेंगे, कैसे उनको याद रख सकते हैं। सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग्स लेवल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, समझ आधा अर्थात अब आपने आपकी स्मृति पे आप याद करने की आपके पास अवेलेबिलिटी सीख चुके हैं। अब चीज़ों को समझना कैसे है, इसकी भी तो आपके अंदर माइंड की उसकी क्षमता को विकसित किया जाएगा ना। तो ये जो लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपकी हाई स्कूलिंग जितनी भी आ जाएगी ना, ठीक है? हाई स्कूलिंग में हम सब सीखते हैं। हम लोग बायो सीखते हैं, हम लोग मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में, क्लियर? फिर एक सबसे जो होती है चिंतनशील स्तर, कौन-सा स्तर होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ये होता है आपका चिंतनशील स्तर, क्लियर? चिंतनशील स्तर। यहाँ क्या किया जाता है? समझ के बारे में भी समझना। अब जिसे आप कह सकते हैं आपकी हायर एजुकेशन, कुल मिला के। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि मैं हायर एजुकेशन सिस्टम में हम यही सब सीखते हैं, समझते हैं, क्लियर? आपकी जो कॉलेज एजुकेशन कह लीजिए इसको,
ठीक है? आपका पीएचडी तो है ही है, ठीक है? एचडीडी, पीएचडी, ठीक है? तो ये आपकी जो रिसर्च हम करते हैं, ठीक है? जितनी भी हमारी शोध एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब के सब आपके चिंतनशील स्तर में आती हैं। यानी कि समझ के ऊपर भी समझ विकसित करना, ये जो लेवल है हमारे शिक्षण का, ये होता है आपका अब देखो, कोई डाउट आए तो बताना मुझे। अब इसको मैं आपको नोट्स की भाषा में समझाता हूँ। ये तो सिंपल हमने समझ लिया लेवल से, इतना ही समझना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ईज़ी है ये चीज़ें, बस आपको नाम याद रखना पड़ेगा, नाम यही रखना है आपको, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने अगर जगह हो थोड़ी बहुत तो, देखो ये जो दिया था ना, ये दिया था हर्बर्टसन ने, क्लियर? पहला जो लेवल है आपका। दूसरा दिया था आपके ये मोरिसन ने। तीसरा जो लेवल दिया था, ये दिया था हंटर ने, रिफ्लेक्टिव वाला मॉडल। क्लियर? समझ में आ गया ना? हर्बर्टसन, मोरिसन एंड हंट। क्लियर? नोट कर लेना अगर जगह हो आपके पास। चलिए, अब हम एक-एक करके हम सबको विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला लेवल है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण। चाहे इसमें दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें पिंक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलिए, सबसे पहला लेवल है आपका मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण। देखिए, दिया था किसने? हर्बर्ट या हर्बर्टसन, यदि आ जाए आपके पास इसमें, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, टिक करके आ जाना। ये पूछा जाता है ना, ये नाम पूछे जाते हैं इस तरह के, नाम अच्छे से याद रखना ये, ठीक है? इसलिए इसे हर्बर्टियन लेवल्स ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। हर्बर्टसन लेवल ऑफ टीचिंग मेथड या कुछ भी लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? चलिए, ये पहली चीज हो गई इस चीज की। अब इसको हम समझ, अब ये अवधारणा क्या कहती है, देखो, पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो, स्मृति स्तर का शिक्षण सबसे निम्न होता है, भी मैंने बताया था आपको। इसमें विद्यार्थी केवल क्या करता है? तथ्य, परिभाषाएं, नियम, फॉर्मूलाज, इन इंफॉर्मेशन को याद करता है। यह रटकर सीखने की, ये देखिए, रोट लर्निंग की, यहाँ पे रूट लर्निंग की यहाँ पे बात की गई, रटकर सीखने पर आधारित होती है और इसमें समझ तथा अनुप्रयोग बहुत ही कम होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ चुके हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस लर्निंग? वही बातें जो मैंने अभी बताई है, इन्हीं को बस अपन ने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में इन्होंने दे दिया है। की गई कि विद्यार्थियों को जानकारी तथा तथ्य प्रदान करना, स्मृति शक्ति का विकास करना, आगे के उच्च स्तर जैसे कि हमारे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए ना एक बेस तैयार करना। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम सरल-सरल चीज़ पढ़ते हैं, फिर हम बाद में जटिल चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ की बात की गई यहाँ पे, मेमोरी लेवल्स को बच्चों का, जब मेमोरी लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर इससे होगा क्या सर? इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग और देन आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, इन सब के लिए एक बेस बनेगा। इन सब के लिए एक बेस बन जाएगा। तो जब ये बेस बनेगा तो इन सबको समझने में, इन सबको समझने के लिए आपके अंदर क्या बनेगी? क्षमता का विकास होगा। एनी डाउट? डाउट तो पूछना। आवाज़ आ रही है ना मुझे, मेरी की आवाज़ आपको? ये हॉर्न की आवाज़ में तो सुनाई ना दे आपको। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, मैं जिस जगह पे मेरा निवास स्थान है, मैं मुख्य मार्ग पर हूँ और मुख्य मार्ग पर होने के कारण कभी-कभी ऐसी बाधाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना। थोड़ी 5 सेकंड, 10 सेकंड का ऐसा व्यवधान बीच-बीच में कभी-कभी आ जाता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम शांत मैं ऑलरेडी अपने आप को शांत कर लेता हूँ, ठीक है?
बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो अब आदत हो गई होगी, 50 50 से ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, ठीक है? चलिए, हाँ, 50 से क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग इतनी और लग जाएँगी, 100 प्लस क्लासेस जाएँगी हमारी। चलिए, कहाँ थे हम? अच्छा हाँ, अब इस पे हम कुछ विशेषताओं की बात करने वाले थे। चलिए, ये शिक्षक केंद्रित होता है, मैंने बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, याद रख लेना। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम की जो मेमोरी लेवल होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है या स्टूडेंट सेंटर्ड होता है या लर्नर सेंटर्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रूट लर्निंग की बात की जा रही है, फैक्ट की बात की जा रही है, पहला बुनियादी लेवल से। तो ऑब्वियसली आपको जब इतना समझ में आएगा, तो आप कह दोगे नहीं, यह तो टीचर सेंटर्ड होता है। क्यों? सारे के सारे जो कार्य होते हैं, जो एक्टिव भूमिका जो निभाता है, वो टीचर निभाता है। ट्रू ना? चलिए, अब समझ में मुझे लगता है अच्छे से आ जाएगा। बीच-बीच में मुझे एनर्जी से बताना पड़ता है आप लोगों को। विद्यार्थी किस भूमिका में विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है। क्यों? क्योंकि वह एक्टिव नहीं रहता। टीचर जो बोलेगा वह कर लेगा। टीचर बोलेगा 5 का पहाड़ा रट के आना है, वो रट लेगा, उन्हें रटा देगा, बस। अब इसी से पूछ लिए जाते हैं कि जो प्रारंभिक गुरुकुल पद्धति में भी बात जो कही थी वो मेमोरी लेवल से, लेकिन हम जब वो एजुकेशन में हमने तीनों लेवल की बात की थी, वहाँ पे भी हमने समझा था प्राइमरी लेवल समझा था, हमने फिर उसका सेकेंडरी लेवल समझा था, हम सबसे हाई रिफ्लेक्टिव चिंतनशील स्तर की बात भी की। तीनों तरह की एजुकेशंस होती थी, यही लेवल्स होते थे। पहले रटना सिखाएँगे, फिर विश्लेषण करना सिखाएँगे, फिर विश्लेषण के बाद उस पर चिंतन-मनन का जो लेवल्स आता है, वो सबसे उत्तम लेवल होता है एजुकेशन। प्लेटो भी यही वाली बात करते हैं, एरिस्टोटल भी यही वाली बात करते हैं, जब वो सिद्धांत जब विचार देते हैं उन सब में। क्लियर? चलिए, और क्या है? देखिए, एक सबसे बड़ी वो चीज़ जो पूछी जाएगी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो लाइन बता रहा हूँ, ये अच्छे से याद रखना, रिपिटेशन की बात करते हैं। रिपिटेशन और ड्रिल, बार-बार हम ड्रिल नहीं करते, प्रैक्टिस करते किसी चीज़, रिपिटेशन पर जोर दिया जाता है। क्यों? जब तक आप रिपिटेशन नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा ना। ऑब्वियसली बार-बार पढ़ेंगे 10 का पहाड़ा तभी जाके हम याद कर पाएँगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें भी इस पे ध्यान दिया जाता है। चलिए, आगे बात करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही है। अभी मैंने बताया था आपको शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक इसमें केंद्र में होता है, ठीक है? टीचर सेंटर्ड है तो ऑब्वियसली टीचर की जो भूमिका है, वह भूमिका कहलाती है केंद्रीय भूमिका में, ठीक है? शिक्षक जो है वो केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है, केंद्रीय भूमिका में होता है। शिक्षक जानकारी देने वाला तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर की भूमिका के रूप में रहता है। वह फैक्ट एंड डेफिनिशंस बताता है और विद्यार्थियों को उन्हें बार-बार दोहराता भी है। इस तरह विद्यार्थी की भूमिका की बात की गई, विद्यार्थी एक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होता है यानी कि पैसिव रिसीवर्स की भूमिका में होता है। वह केवल जानकारी को याद करता है और बाद में उसे दोहराता है, बस। द स्टूडेंट इज पैसिव रिसीवर, दे ओनली मेमोराइज द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूस इज लेटर, ठीक है? चलिए, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कोई भी कार्य कितना ही अच्छा हो, कैसे ही किया जाए, जितना उसका कार्य उसको सक्षम बनाने का रहता है, उसकी पॉज़िटिव भूमिका रहती है, तभी उस साथ ही साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। मानते हैं ना आप इस चीज़ को? सरकार कोई जब पॉलिसी लेकर आती है, अगर वो 80 लोगों के लिए लाभ पहुँचा रही है, तो 20 लोगों के लिए कहीं न कहीं वो नुकसान भी रहती है। ऑब्वियसली ना? चलिए, इसी प्रकार इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि केवल ये रटने तक सीमित होती है। इसमें गहन समझ यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। उच्च स्तरीय चिंतन यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग विकसित नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जब रटने पे बात की जा रही है तो व्यक्ति इतना हाई ऑर्डर थिंकिंग कैसे करेगा? हाई ऑर्डर थिंकिंग करने के लिए तो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाना पड़ेगा तब जाके आप इस पे करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा टीचिंग का पहला लेवल और आशा करता हूँ यार मैं आप लोगों को समझ में आ गया हो और क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हूँ, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। धमकी दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्लियर? वैसे तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं समझ के। साथ ही साथ कमेंट करते रहा करो, बताते रहा करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता यार, बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं आप लोग। कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, कहाँ से क्लास देख रहे हैं। थोड़ा ये बताते रहा करो कि आप लोग कहाँ से हो, मुझे पता तो चले ऑब्वियसली कि यार आप लोग कहाँ-कहाँ से पढ़ रहे हो। कुछ लोगों को तो पता है, कुछ बच्चे उड़ीसा से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ राजस्थान से भी बच्चे हैं। ये 3-4 स्टेट का तो मुझे पता है।
कुछ की सिटी भी मुझे पता है, कोई जालना से है, महाराष्ट्र जालना से, कोई आपके पास जोधपुर राजस्थान से भी है, उड़ीसा में आपके पास देवघर करके वहाँ से भी कोई विद्यार्थी हैं अपने पास। तो ये बता देना मुझे कहाँ-कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बार पता तो चले यार, थोड़ा बहुत मैं ऐसा कर लिया करूँगा। हाँ, चलो, ठीक है? बाकी निश्चिंत रह के पढ़ना, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। चलिए नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। सर, अब हमने स्मृति का लेवल पढ़ लिया, मेमोरी का विकास हो चुका है। अब क्या चीज़ चाहिए? अब हमको करना है समझ का स्तर विकास करना है। समझ नहीं होगी, वही रट्टू तोता बने बैठेंगे ज़िंदगी भर। क्लियर? चलिए, अब रट-रट के आपने 90-99 आजकल की तो परसेंटेज तो यार पता नहीं क्या होता है, थोड़ा-सा रटो इतने में परसेंटेज बन जाती हैं। ठीक है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम हुए यार। फिर आगे जाके वो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जब प्रोफेशनल जब कोर्सेज़ में जाते हैं तो उन्हें बड़ा दिक्कत होती है। क्यों? ये नहीं है ना वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास ही नहीं हो पाता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्या करते हैं? रटते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? चलिए, ये किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? इसलिए इसको हम मेमोरी लेवल अच्छा, ये है मेमोरी लेवल से एक स्टेप ऊपर का शिक्षण होता है। दिस लेवल वाज़ मेनली डेवलप्ड एंड elaborated by Morrison. It is a step above the memory level of teaching. क्लियर? अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। समझ स्तर में शिक्षार्थी केवल तथ्य ही याद नहीं रखता, अपितु उस तथ्य का वह अर्थ निकालता है। किस चीज़ का? जो फैक्ट उसने या जो तथ्यात्मक जानकारी ली, उसका अर्थ क्या है? फिर उसको वह क्या करेगा? तुलना करेगा, अर्थात कंपेयर करेगा, ठीक है? फिर उसके कारण और परिणाम संबंधों को भी समझता है। अब देखिए, समझ में आ रहा है आपको? ये सब समझना यानी आपकी समझ का आप किसी की बातों में नहीं आओ। बहुत सारे लोग आपके रूमर्स फैला के, अफ़वाहें फैला के सोशल मीडिया पे कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कुछ भी जैसे जो टेररिज़्म्स होते जो नए-नए यूथ को जो क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज़ें बता दी गई हैं एक बार कि ऐसा-ऐसा होता है, फलाना ये, वो ब्रेन वॉश हो गया उनका। लेकिन उन लोगों में क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग्स लेवल उनका नहीं है, साथ ही उनका रिफ्लेक्टिव लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसके कारण क्या है, उन्हें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ना, वो उस पर सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, विचार नहीं करते, बस उनके आकाओं ने जो उनको बता दिया, वही उनके लिए सर्वोपरि है। फिर क्या करते हैं, वो हाथ में गन्स उठाते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं। इस तरह की घटनाएँ होती हैं। क्यों? उनके अंदर ये दोनों ही लेवल नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेमोरी लेवल होता है, बस जो उनसे जो भी कहोगे वो कर देंगे। कोई व्यक्ति जब किसी को हिप्नोटाइज़ करता है, हिप्नोटाइज़ करने के बाद उसके मन पे उसको हिप्नोटाइज़ करने वाले का कंट्रोल हो जाता है। फिर वो चाहे उसे जो भी कृत्य उससे करवाया जाए वह व्यक्ति कर देगा। क्यों? अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? शून्य हो गई। समझ आ रहा है ना? इसलिए आप भी मैंने कई क्लासों में कहा है, पेपर 1 रट के नहीं होगा। आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को बहुत ज़्यादा अप में लेके जाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप पेपर 1 में एक बेहतर स्कोर लेकर आ पाएँगे। इवन पेपर 1 की बात नहीं करूँ, जब आप रिसर्च करोगे, वहाँ तो आपको मेमोरी लेवल का काम ही नहीं करना। वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल दोनों को कॉम्बो मिलाकर ही आपको रिसर्च करना। समझ में आ रहा है ना चीज़ों को? टीचर बनने के जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या किसी भी आप क्षेत्र में जाओगे, यहाँ से पीएचडी करने के बाद, नेट क्वालीफाई करने के बाद, तो आपको चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए या आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए या व्यक्तिगत स्तर पे आप कोई भी कार्य, कोई भी बिज़नेस करना चाहें, तो आपके पास आपको घंटों सोचने के लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। इसको आप स्किल्स कह सकते हो। मैंने अभी 3 चीज़ बताई थी, ज्ञान, अनुभव और कौशल। ये तीनों आधार पे आपका ये लेवल विकसित हो। ट्रू? मान के चलते हो ना? चलिए, आगे समझते हैं और क्या लिखा है? इसका उद्देश्य केवल नॉलेज रिकॉल करना नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वही बात आ गई यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रीज़निंग को बढ़ावा देना। जैसे याद करके जाना, जितने भी ये मैं लाइन हाइलाइट कर रहा हूँ ना, पीपीटी भेजूँगा उसमें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द कट जाते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आया नहीं तो। समझ लेना, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो, कुछ-कुछ चीज़ें एक-एक फैक्ट निकालते मैंने बोला कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रीज़निंग लिख लिया वहीं के वहीं।
समझ में आ जाएगा। यही तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन लास्ट लास्ट के 8, 10, 15, 20 दिनों में काम में आते हैं लास्ट के मंथ में। चलिए, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। क्या है? प्रमोट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणाओं की स्पष्टता की बात की जाती है। तर्क और समझ को बढ़ावा देना, इंक्रीज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? हायर लेवल ऑफ लर्निंग्स के तैयारी करना, बिल्कुल ये, जबकि हाई जैसे पीएचडी की हमने बात कर सकते, किस लेवल की? तो आप जैसे कि हो गया आपका पीएचडी, रिसर्च, ठीक है? और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। अब इसकी क्या-क्या विशेषताएँ देख लेते हैं। ये लर्नर सेंटर्ड होता है। समझ में आ गया ना? जब इन जब इन सब जितनी भी इसके अंदर जो हमने विशेषताएँ देखी है ना, और जो हमने इसकी अवधारणाएँ पढ़ी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इसका था, उस आधार पे समझ में आ रहा है सर यहाँ पे तो बिल्कुल लर्नर सेंटर अप्रोच की बात की जाए। लर्नर सेंटर्ड होता है एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है? जो शिक्षक होता है वो किस भूमिका में रहता है? वह व्याख्याकार यानी कि एक्सप्लेनर की भूमिका में होता है। ठीक है? अब देखिए, एक होता है पूरी तरीके से टीचर सेंटर, यहाँ व्याख्या करना अर्थात टीचर समझा देगा चीज़ों को। अब आगे का कार्य रहता है विद्यार्थी का। विद्यार्थी को क्या करना है? तो विश्लेषण करना है। एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, क्रिटिकल थिंकिंग, बस। टीचर के उस पाठ्य के बताने के बाद हमें क्रिटिकल थिंकिंग का कार्य किसका रहता है? विद्यार्थी का रहता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल लर्नर पार्टिसिपेशन एक एक्टिवली, ठीक है? आलोचनात्मक और तार्किक सोच, ये देखिए, आलोचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करती है। क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को इसमें अप्रोच प्रमोट किया जाता है। शिक्षक की भूमिका एक व्याख्याकार और स्पष्ट करने वाला रहता है, या इसको आप कह लीजिए एक्सप्लेनर होता है या क्लेरिफायर। अब जैसे कि मेरी इसमें इस समय भूमिका क्या है? मैं एक्सप्लेनर हूँ। तो आप जब पढ़ोगे, आप जब पीवाईक्यूज़ लगाओगे, आप जब थ्योरीज़ को पढ़ोगे, तो आपका दिमाग है ना ऑटोमेटिकली सोचने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि प्रश्न सेम तो आएँगे नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इससे भी प्रश्न डायरेक्ट सेम नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा? वो अपने हिसाब से उस प्रश्न को बनाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब जब उसने आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम में आप उसको समझ के आंसर नहीं, सिंपल सी यही वाली बात हो रही है। ठीक है? वह विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट समझाता है, उसका रीज़निंग विकसित करता है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। विद्यार्थी की क्या भूमिका रहती है? तो विद्यार्थी इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की भूमिका में रहता है, इन्फॉर्मेशन को समझता है, उसका अर्थ निकालता है और दूसरों को भी समझा सकता है। समझ में आ गई ना? हाँ, चलिए। उपयोग क्षेत्र, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जैसे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, एजुकेशन बता चुका हूँ आपको। ठीक है? जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके कुछ थ्योरम्स हो गई, हिस्टोरिकल कॉज़ इफेक्ट हो जाएँगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सिखाने में ये अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज़ होता है। आपके पास वो मैंने डायग्राम बनाया था, जो इमेजेस में भी मैंने चीज़ें बताई थी आपको। एग्ज़ाम्पल जैसे गणित का कोई थ्योरम समझकर उसका प्रूफ निकालना, ठीक है? अच्छे से दिया भी इसमें। और क्या है? इतिहास की घटनाओं के कारण और परिणाम को समझना, विज्ञान के प्रिंसिपल्स को समझकर उसका प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसकी सीमाएँ भी हैं, शिक्षण में समय निकला बिल्कुल। अभी मुझे रटने वाली चीज़ हो तो मैं तो पढ़ाना ही समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा-सीधा पीपीटी भेज दूँगा, कहूँगा इसको रट के चले जाना। लेकिन यहाँ आपको मुझे समझाना पड़ रहा है। अब ये 3 चीज़ समझाने में मुझे 1 घंटा लग रहा है आप लोग क्यों? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो आगे टीचिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे भी मैं बताऊँगा, यूटोगोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, ये जब 5 कॉन्सेप्ट जब कल पढ़ेंगे ना, उसकी जो आधार उसका जो बेस बनेगा वो आज की क्लास से बनेगा। आने वाली सभी क्लासेस का बेस आज ही की क्लास है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। शिक्षण में अधिक समय लगता है, बिल्कुल टाइम कंज़म्पशन ज़्यादा होता है इसमें। शिक्षक की मेहनत की अधिक आवश्यकता, बहुत इम्पोर्टेंट। ये तो दिल खुश हो गया ये लाइन सुनने के बाद। ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि वाक़ई में कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को। टीचर को बहुत मेहनत, आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार करना, आपके लिए अलग-अलग चीज़ें निकालना, एग्ज़ाम्पल्स निकालना, फिर उस चीज़ को आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में समझाना, फिर उसको एकदम प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज में समझाना, दोनों चीज़ तरीके से समझाना। कुछ बच्चों को लग रहा है सर स्पीड से पढ़ाएँ, यार पढ़ा दूँगा मैं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मेरे लिए आपके लिए बहुत स्पीड से धड़ाधड़ पढ़ा देना। पर है ना मेरे पास है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, होंगे या हैं, कुछ भी कह लीजिए, जिनका लेवल बेस पे है।
वो मेमोरी लेवल पे, उनको अंडरस्टैंडिंग पे लेवल पे ले जाना, मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको ईज़ी समझाऊँ, फिर उसको मैं डायग्राम से भी समझा दूँ, फिर मैं उसको एग्ज़ाम्पल से भी समझाऊँ, फिर उसको मैं प्रोफ़ेशनल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊँ, तब जाके समझ में आती है और आप लोगों को भी और अच्छे से इस पे समझ आ जाएगी। ये यूनिट तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे यार, है ना? चलिए। और ऐसा लगता है ना थोड़ी ये जिनके क्या जो जो पहले से पढ़ चुके होते हैं ना, दरअसल उन्हें ही लगता है कि यार ये तो बहुत ईज़ी है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपके मोबाइल में 2 एक्सपी का एक ऑप्शन आता है ना, लगाइए, स्पीड में दल, 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 दल सुनते हुए निकल जाइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सिंपल मेमोराइज़ेशन टास्क के लिए उपयुक्त नहीं होता। बिल्कुल सीधी-सी बात है, सिंपल मेमोरी कहाँ होता है? ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है, तो ऑब्वियसली जहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट और आता है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा आपके लिए रिफ्लेक्टिंग और उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में। सर ये तो सिमिलर-सिमिलर चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इनको अलग-अलग क्यों लिखा गया? मैंने कहा ना हायर एजुकेशन बात अभी देखिए एग्ज़ाम्पल में यहाँ लिखा है कि माध्यमिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, चिंतन करना, मनन करना, तब आता है सब आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग अर्थात क्या कहता है ये? रिफ्लेक्टिंग लेवल का विस्तार रिफ्लेक्टिंग लेवल्स को विस्तार से समझाया और विकसित किया किसने? नहीं, ये नाम इसमें गलत लिखा गया, ठीक है? यहाँ लिखेंगे आप हंट, ये पीपीटी में हंट नहीं आएगा लिखा हुआ, तो नोट कर लेना अभी, है ना? हंट, क्लियर? इट इज़ द ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक सर्वोच्च स्तर होता है। अवधारणा, इस स्तर में विद्यार्थी केवल याद को समझता नहीं है, बल्कि उसका विश्लेषण। देखिए, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने क्या शब्द पढ़े थे इसके? देखिए मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में उसका अर्थ क्या निकालेगा, उसका जो उसने ज्ञान लिया उसका अर्थ क्या निकलता है, जो उसने फैक्ट याद किया उसका अर्थ क्या निकलेगा, फिर उस अर्थ की वह तुलना करेगा, उसके कारण परिणाम संबंधों को समझता है। अब देखिए, यहाँ और बहुत बेहतर तरीके से की बात, यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या था एनालिसिस। तो जब किसी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है तो अनेकों पहलुओं को उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये चलिए, कोई ये फैक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन फैक्ट या इन्फॉर्मेशन है। आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ मैं? एक एग्ज़ाम्पल, एक कहानी सुनाता हूँ। आपने बहुत सारे रूमर्स फैलते हुए देखेंगे कि आपके गाँव में एक अफ़वाह फैली है जो रोड पे जो बाहर की साइड एक पेड़ है ना, चुड़ैल रहती है, उल्टी लटकती है, सफ़ेद कपड़े पहनती है। क्या करती है वो पकड़ के खा जाती है या कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी कर एक कोई व्यक्ति आया थोड़ा समझदार टाइप का, के अंदर अब उसने कहा ये सब फालतू की बात। तो जिसने कहा उससे पूछा कि तुमने किससे कहा? तुमको किसने कहा? उसने कहा मुझे बनवारी लाल ने कहा। चलो, वो लोग पहुँचे बनवारी लाल के पास। बनवारी लाल से पूछा कि तुमको ये बात किसने बताई कि वहाँ ऐसा-ऐसा हो? उसने कहा कि मुझे शांति देवी ने पास पहुँचा। आपको किसने कहा? उसने कहा कि मुझे सद्दाम हुसैन ने कहा। सद्दाम हुसैन के पास पहुँचे। तुमसे किसने कहा? कि मुझसे तो पीटर इंग्लैंड ने कहा था सर। पीटर इंग्लैंड के पास पहुँच गए। तुमको किसने कहा? मुझसे टीकाराम जी ने कहा। अब लगभग 10 लोगों तक ये चीज़ें पूछी जाती और ये बंदा सिर्फ़ एक है जिसने ये ऑब्जेक्शन बाकी के जो 10 के 10 थे, इनको नहीं पता किसने देखा फर्स्ट टाइम, कोई भी नहीं है। अब किसी तरह मान लो ये फर्स्ट व्यक्ति पर पहुँच भी गया। उसने कहा यार मुझे साँप नहीं दिखा, बस मुझे ऐसा लगा था। अब हो सकता है नाइट के समय में बहुत सारी चीज़ें एक्ट होती। हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर पहले से कोई धारणा बैठी हो, पहले से कोई धारणा इसके दिमाग में रही हो या उस जगह पर कोई जानवर इसने देख लिया हो। क्योंकि नाइट में क्या होता है ना, आँखें चमकती हैं या उल्लू उस पेड़ पर बैठा हो। अब आधी इसकी धारणा थी उल्लू की आँखें देख के इसे लग रहा है ये तो बड़ा है और ऊपर से कुछ आस-पास आवाज़ आ रही है और अंधेरा होता।
ऐसे इसने ये रूमर्स फैलता हुआ इस 100 लोगों के पूरे गाँव में फैल गया। अब इस व्यक्ति के पास अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती कि सब रात में जानवरों की आँखें चमकती हैं, ना? एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ और समझना। स्नेक जो होता है वो दूध पीता है। अब ये रूमर्स है। क्यों रूमर्स है? क्योंकि साँप के अंदर ऐसे एंजाइम्स ही नहीं होते कि वो दूध को पचा पाएगा। तो ये बात कौन समझेगा? के पास ये वाले रिफ्लेक्टिव थिंकिंग्स आपके पास है। यानी मैं एक लेवल्स आपको और बता भी दूँ ना, ये जो लेवल्स आप कह सकते हैं, जो भी आपके स्पिरिचुअल्स गुरु होते हैं ना, उनके पास ये वाली थिंकिंग होती है। जैसे एक सद्गुरु जी हैं आपके, ठीक है? आदि योगी जो फाउंडेशन है उसके वो सद्गुरु हैं और कह लीजिए आप इसको ओशो, ठीक है? समझे ना? पॉलिटिकल लीडर, ये हम बात करेंगे आगे। ये अभी इसमें सब एग्ज़ाम्पल ना लिखें, लिख भी सकते हैं पर इसमें आप स्पिरिचुअल वाले लिख सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी लिख सकते हैं और बहुत सारे हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ वाले होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, बिज़नेस में भी ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग लेवल नहीं होता। तभी तो उनका बिज़नेस इतना ग्रो करता है। वो बैठते हैं, घंटों डिबेट्स करते हैं, विश्लेषण करते हैं चीज़ ये लिखा देखिए। एनालिसिस और सिंथेटिस ठीक है? विश्लेषण करना, फिर उसको संश्लेषण करना, उसका मूल्य ये भी पढ़ेंगे डिटेल से विश्लेषण, संश्लेषण क्या होता है, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएशन करना और उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करना क्रिएटिव थिंकिंग और नए विचारों का विकास करना। ये इसका उद्देश्य हो। ठीक है? नए विचार कैसे आएँगे? जब रिसर्च अच्छा हाँ, एक एग्ज़ाम्पल के और समझना हो तो इसको समझिए जब रिसर्च हम करते हैं, अनुसंधान अब हमारी डीआरडीओ कोई भी मिसाइल बनाएगी, उसके लिए क्या करेगी? उसके लिए वो रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिफ्लेक्टिंग लेवल्स ऑफ होना चाहिए आपके पास, यानी चिंतनशील स्तर होना चाहिए। ये टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्तर होता है। जैसे कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने कुछ-कुछ जैसे हमने आईसीटी पढ़ा था, आईसीटी को हमने बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग लेवल्स में पढ़ा है। कुछ चीज़ें हमने उसको मेमोरी लेवल पे पढ़ा, कुछ चीज़ें ज कम समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको कहा जाता है समझ के बारे में समझना। क्या लाइन लिखवाई थी मैंने आपको सबसे पहले? क्या मैंने यही कुछ लिखवाया था क्या? सोचने के बारे में सोचना या समझ के बारे में भी समझ होना। ये लाइन आप नोट कर लेना, शायद नोट में ना मिले पीपीटी, आपके नोट्स में क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? समस्या का विश्लेषण एवं समाधान करना, एनालाइज़ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ा देना, प्रमोट टू क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है? रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग नए-नए नवाचार से आलोचनात्मक यानी आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग होना ही चाहिए। ये विश्लेषण जब हम करते हैं चीज़ों को, जब तुलना करते हैं तब निकल कर आता है। जो व्यक्ति ने जो कह दिया उसे नहीं मानना है। साँप दूध पीता है सर, साँप फ़ोटो खींच लेता है आँखों में। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, रिसर्च करो, अरे यार! के अंदर तो वो चेहरा ही वो सिर्फ़ हलती हुई चीज़ों को मूवमेंट्स करता है बस। बीन की धुन पे नाचता है, सब बकवासें होती हैं। पूरी कल्पना है, बस आप लोगों को अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है? उच्च शिक्षा और सोच के लिए तैयार करना, सही बात है। अब इसकी कुछ विशेषताएँ, ये है लर्नर सेंटर और हायर ऑर्डर थिंकिंग पर केंद्रित। ये लर्नर सेंटर तो पता ही है, अब इतना होगा तो ऑब्वियसली बस इसमें एक ये वर्ड आप इसमें अच्छे से याद रखना, हाई ऑर्डर थिंकिंग पर केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड फोकस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक होता है एक मार्गदर्शक की भूमि से क्या होगा, मैं आपको मार्गदर्शन दे दूँगा, ठीक है? मैं किसी भी चीज़ का आपको मार्गदर्शन दे दूँगा। अब उस पे चलना आपको है, उसको सोल्व आपको करना है, उसके परिणाम आपको निकलना है, इंग्लिश में तो परिणाम आपको निकालना। ये सारा का सारा कौन कार्य करेगा? ये करेगा आपका एक विद्यार्थी। लेकिन ये कब करेगा? जब आपके पास रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का डेवलप हो। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता आपको और ज़्यादा समझने की आवश्यकता ईज़ी है। ठीक है? हाँ, इसमें ये 2 वर्ड अच्छे रखना ना, जो टीचर जो रहता है, ठीक है? टीचर की जो बात की जा रही है, ये मार्गदर्शन या गाइड की भूमिका में आपके पास रहेगा।
ठीक है? मार्गदर्शन या गाइड की भूमिका में यहाँ पर रहता है। वहाँ व्याख्याकार की एक्सप्लेनर की भूमिका की में रहता है आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स रहता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोचता है और नए समाधान खोजता है। याद करो मैंने आपको हायर एजुकेशन में जब हम एंशिएंट एजुकेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें कैसे लेवल्स ऑफ लेवल्स बढ़ते जाते हैं। क्लियर? चलिए, शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शन, गाइड या फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है। वह विद्यार्थी को सोचने, समस्या हल करने और नए आइडियाज़ डेवलप करने में मदद करता है। इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहो तो पीएचडी हो। जब आप एडमिशन करोगे आपके लिए क्या गाइड मिलेंगे। इस गाइड के अंदर में आपको आपकी रिसर्च करना हो। जैसे कि हम लोग को गाइड्स मिलते हैं अभी, मैं रिसर्च करूँगा, मुझे गाइड प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ। उस रिस मुझे रिसर्च अपने ही करना है, अपना ही दिमाग लगाना है, अपना ही सोचना पड़ेगा, अन्य-अन्य सोर्सों से, अन्य-अन्य इन्फॉर्मेशन से, न्यूज़पेपर, फलाना जितनी भी इन्फॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा। मुझे वो गाइड मिलेगा, वो सिर्फ़ बता देगा इसको ऐसे करना है, चलना मुझे खुद पड़ेगा। क्लियर? चलिए, देख लेते हैं एक बार चेक करके, कोडिंग बंद है या चल रही है। चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरा हेलो, माइक चालू है। शायद वीडियो आपको ना दिखेगी। कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा बचा है, कमेंट ना करें। चलिए, मैं दिखूँ या ना दिखूँ पर आपको क्लासेस अच्छे से दिख जाएगी। नोटेड? कहाँ पहुँच गए थे? लगभग खत्म ही करने वाले थे, एक ही पेज और बचा था। 2 स्लाइड और थी हमारे पास, ठीक, तो फिनिश कर लेते हैं अपन। विद्यार्थियों की भूमिका क्या रहती है? तो विद्यार्थी की जो भूमिका रहेगी, मैं आपकी हुँ, हुँ। विद्यार्थी जिस भूमिका में रहेंगे, स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका की मैंने बात की थी। प्रॉब्लम एंड एनालाइज़ करना और सॉल्यूशन निकालना, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी? उपयोग के क्षेत्र हायर एजुकेशन है, शोध और नवाचार है, जटिल समस्या समाधान करना, ठीक है? उदाहरण जैसे कि नई सोशल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का समाधान ढूँढना, फाइंडिंग सॉल्यूशन इन न्यू सोशल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करना,
नई थ्योरी एवं मॉडल्स को डेवलप करना, ये लिखा देखिए, नई थ्योरी एंड मॉडल्स को डेवलप करना की कुछ सीमाएँ भी होती हैं। जो सीमाएँ आपकी वहाँ इसका उल्टा कर दो जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। समय और प्रयास अधिक लगेगा, बिल्कुल सही बात है। सभी स्टूडेंट के लिए तुरंत लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है। सबका अलग-अलग हर स्टूडेंट का अलग-अलग लेवल होता है। समान नहीं हो सकता ना ये लेवल सबके लिए। क्लियर? चलिए, रिक्वायर हाई बिल्कुल, टीचर स्कूल के लिए जो टीचर्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड चाहिए, ताकि वो हर व्यक्ति को उस लेवल पर समझा सके चीज़ों को। ठीक है? ये सारी चीज़ें बात है, टीच शिक्षकों को समझनी चाहिए। अब इसी को हम थोड़ा और अब एडवांस से जब समझेंगे ना, वो आएगा आपकी कल की क्लास में, ठीक है? ये सब एक बार देख लेते हैं रिकॉल हमने क्या-क्या देखा आज की क्लास में। सबसे पहले हमने सिलेबस समझा था, सभी 6 के 6 टॉपिक और हम आज जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की बात की, शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य देखे, हमने तीनों के 3 लेवल्स की बात की, जिसके बाद आपके जो मेन आपके जो लेवल्स है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग सबको विस्तार से समझा, ये देखिए आप लोग, ठीक है? तो फिर इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको पढ़ ही लेना, तब जाके कल की क्लास में आप बैठना। कल की क्लास में बिना इस क्लास को देखे और बिना इसके रिवीजन किए बैठ मत जाना, वरना मैं नहीं जानूँगा समझ में नहीं। कल हम पढ़ेंगे कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, ह्यूटागोजी, एंडागोजी और ये जितनी भी गोज़ी-वोज़ी हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। बाकी मिलते हैं अपन कल अपनी अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, खूब सारी मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद सभी साथियों को।